प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के परिचय का अध्ययन करेंगे। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण जिले में रतनगिरी में हुआ था। तिलक का जन्म जिस परिवार में हुआ था वह अपनी धार्मिकता, विद्या तथा कर्मकांड में आस्था के लिए विख्यात था और तिलक का पालन पोषण इसी वातावरण में हुआ। उनके पिता एक शिक्षक तथा संस्कृत के प्रकार पंडित थे। उन्होंने अपने पुत्र को संस्कृत तथा गणित का अच्छा ज्ञान करा दिया था। स्कूल जीवन में तिलक के ने अनेक अवसरों पर निर्भीकता तथा सत्य का परिचय दिया था। आप सम्मान की उत्कृष्ट भावना उन्हें अपने पिता से उत्तराधिकार में मिली थी। उन्होंने 1877 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनके मित्रों का विचार था कि गणित विषयता शोध कार्य के प्रति गहरी रुचि के कारण वे स्नातकोत्तर स्तर पर गणित शास्त्र का अध्ययन करेंगे, परंतु उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि तिलक ने कानून का अध्ययन करना पसंद किया। इस प्रसंग में मित्रों की जिज्ञासा को देखते उन्होंने कहा, मैं अपना जीवन अपने देश में नवजागरण के कार्य में लगाना चाहता हूँ और मेरा विचार इस कार्य के लिए साहित्य विज्ञान की किसी उपाधि की अपेक्षा कानून का ज्ञान अधिक उपयोगी होगा। मैं एक ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें कि मुझको अंग्रेज शासकों के साथ संघर्ष न करना पड़े। इस प्रकार उन्होंने छात्र जीवन में ही अपना जीवन मार्गदर्शन कर लिया था और व्यथा देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष। वे उदावधी प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, प्रतिनिधिमंडल के मार्ग को अपनाकर भारत के विधायी सुधार प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन 1905 के आसपास कांग्रेस और भाग्य स्वास्थ्य जीवन में उग्र राष्ट्रीय धारा का उदय हुआ। उग्र राष्ट्रीय धारा का उद्देश्य भारत के लिए किन्हीं विधायी सुधार को प्राप्त करना नहीं, परंतु देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उनका विचार था कि देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के इस लक्ष्य को जन आंदोलन का मार्ग अपनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उग्र राष्ट्रवादी का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल लाल पाल की त्रिमूर्ति और अरविंद घोष कर रहे थे। तिलक इनमें निश्चित रूप में सबसे अधिक प्रमुख थे। उन्होंने विचारवादियों के वैधानिक आंदोलन को एक वास्तविक राष्ट्रीय आंदोलन, जन आंदोलन रूप में परिवर्तित कर दिया। उनकी निस्वार्थ देशभक्ति, अदम्य साहस, स्वतंत्र और सबल राष्ट्रीय प्रवृत्ति और इन सब के ऊपर देश और देशवासियों की एक निष्ठा सेवा के कारण उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं में बहुत अधिक उच्च स्थान प्राप्त है। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार भी लिखते हैं कि अपने देश प्रेम तथा अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहलाए जाने लगे और उनकी एक देवता के समान पूजा होने लगी। वे जहाँ कहीं भी जाते थे उन्हें राजकीय सम्मान का स्वागत प्राप्त होता था। शिक्षा प्रसार के कार्य तिलक तथा उनके कॉलेज के साथी गोपाल राम आगरकर दोनों इस परिणाम पर पहुंचेगी। एक सबसे बड़ी आवश्यकता ताशी विदेशी शासन का अंत करना है, जिसके जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए। इसका प्रारंभ जनता की शिक्षा से ही संभव है। तिलक ने 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। स्कूल में विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान की गई और उद्देश्य न केवल विद्यार्थियों की शिक्षा प्रदान करना वरन उन्हें मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार करना भी था। शिक्षा कार्य को आगे बढ़ाने के 1885 में दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई। दूसरा मराठा केसरी मराठा का प्रकाशन। इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर तिलक इस परिणाम पर पहुंची कि जनसाधारण के सहयोग तथा सहायता के बिना कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। अतः अपने मित्र आगरकर के साथ मिलकर उन्होंने 2 साप्ताहिक पत्र मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा का प्रकाशन प्रारंभ किया। इन पत्रों के प्रकाशन के साथ ही उनका स्वास्थ्य जीवन प्रारंभ होता है। कालांतर में मित्रों के साथ विधान विषयी मतभेद उत्पन्न होने पर तिलक ने दक्षिण शिक्षा समाज संबंध विच्छेद कर दिया और केसरी मराठा का पूरा भार अपने हाथ में ले लिया। शीघ्र ही ये 2 पत्र अत्याचार और अनाचार के विरुद्ध संघर्ष का प्रमुख साधन बन गए। तिलक शीघ्र ही एक नेता में प्रतिष्ठित हो गए जो जनता की निर्भीकता के साथ लड़ सकता था। दूसरा हमारा है सांस्कृतिक मार्ग में राष्ट्रवाद का विकास, यानी उन्होंने तिलक कार्यकाल और विमर्शन की धारणा से पूर्णतः सहमत थे कि जो राष्ट्र अपने नायकों का सम्मान करना नहीं जानता वह जीवित नहीं रह सकता और विकास नहीं कर सकता। इस दृष्टि से उनके द्वारा गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए गए। गणपति उत्सव का उद्देश्य हिंदुओं में धार्मिक उत्साह जागृत करना और एकजुटता की भावना उत्पन्न करना था। शिवाजी उत्सव का उद्देश्य जनता में स्वाभिमानता, सम्मान की भावना पुनर्जीवित करना था। उनका उद्देश्य भारत के नवयुवकों को शिवाजी के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करना था, जिससे भारत की राजनीतिक दास्ता का अंत किया जा सके। अकाल तथा प्लेन महामारी 1896 में मिशन अकाल के उन्होंने जनता को सहायता देने का प्रत्येक संभव प्रयत्न किया। उन्होंने सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि उसने जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो जनता विद्रोह कर सकती है। उन्होंने दलित ग्रामवासियों को उनके अधिकारों का ज्ञान प्राप्त करते हुए कहा कि लगान अदा करने के लिए भूमि, बैल या संपत्ति नहीं बेची जानी चाहिए। अद्भुत कम शक्ति उचित बल के धनी तिलक ने जनता के हर दुख दर्द में उनका पूरा साथ दिया। कारावास यात्राएं
सन 1908 का कारावास। तिलक अपनी उपाधिता कारण ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े शत्रु बन गए थे। 1908 में केसरी में प्रकाशित उनके कुछ लेखों के आधार पर उन पर मुकदमा चलाया गया था, उन्हें बंदी बना लिया गया था। न्यायाधीशों था 7 जूनियर ने अपना ठहराकर 6 वर्ष का कारावास 1000 जुर्माने का दंड दिया गया था। निर्णय सुनाने से पहले जब जज ने एक बार बोलने का अवसर दिया तो उन्होंने कहा, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जूरी का निर्णय चाहे जो हो, मैं अपने आप को निश्चित रूप से निर्दोष मानता हूँ। विभिन्न वस्तुओं के भाग्य का संचालन करने के लिए उच्चतर शक्तियाँ हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जिस आदर्श का प्रतिनिधित्व करता हूँ वह ईश्वर इच्छा के अनुसार मेरे स्वतंत्र रहने की अपेक्षा मेरे कष्टों से अधिक फलीभूत होगा। निर्भीकता और आत्मशक्ति की इससे अच्छी अभिव्यक्ति और क्या हो सकती है। उन 14 में कारावास से मुक्त होने पर तिलक पुनः राष्ट्रीय आंदोलन कार्य में लग गए। सन 16-18 के वर्षों में भारतीय जनता को जागृति प्रदान करने के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने होम रूल आंदोलन में भाग लिया। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन और कांग्रेस सिख समझौते में तिलक की प्रमुख भूमिका थी। 1907 में कांग्रेस की फूट से तिलक सबसे अधिक दुखी थे। एनी बेसेंट के पैसों तिलक पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए और अंत तक इसी में रहे। सन 1918 में वे सर्वसम्मति कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन शिरोल केस के सिलसिले में इंग्लैंड चले जाने से वे इस पद को ग्रहण न कर सके। इंग्लैंड में उन्होंने लेबर पार्टी के साथ संपर्क स्थापित किया, जो आगे चलकर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन से लौटने पर तिलक पूरे मनोयोग से कांग्रेस लोकतांत्रिक दल को संगठित करने में लग गए। वे इस प्रकार की प्रांतीय परिषदों के लिए चुनाव लड़ने तैयारी में लग गए, जबकि स्वयं उनका उम्मीदवार होने का कोई विचार नहीं था। 21 जुलाई 1920 को मुंबई में आकस्मिक बीमारी से स्वाधीनता संग्राम के विकट योद्धा का स्वर्गवास हो गया। उसकी अभूतपूर्व प्रजाता 2 लाख उच्च कोटि के विद्वान थे। तिलक के प्रेरणा स्रोत लोकमान्य तिलक की अद्वैतवादी दर्शन गहरी आस्था से ऋग्वेद उपनिषदों के वेदांत सिद्धांत तथा भगवद गीता में उन्होंने अत्यधिक प्रभावित किया। उनके समझ चिंतन और जीवन जैसे प्रेरणा स्रोत थी भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति। उनका राजनीतिक चिंतन में योगदान है। तिलक का लक्ष्य था स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा। थैंक्स।